हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम आरबीआई ग्रेड बी के फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के टॉपिक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस का जिसमें मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज जो कि मैनेज करती है मनी को एक इकोनॉमी के अंदर। ये हेल्प करती है मोबिलाइजिंग सेविंग्स, चैनलाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। यानी कि ये सारी फैसिलिटीज को, यानी कि पैसे के आदान प्रदान और फ्लो को मेंटेन करना, उसको चैनलाइज करना, इन्वेस्टमेंट्स को देखना, ये सारी चीज़ें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम करता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं एंड फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो अब इन दोनों सेक्टर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि फॉर्मल सेक्टर की अगर बात की जाए तो ये वो सेक्टर है जो रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, जिसमें आते हैं आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, डीएआई दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये चारों आपकी फाइनेंशियल सिस्टम में फॉर्मल सेक्टर में आती है। अब इसके कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या हैं, तो इनमें ये चार कंपोनेंट्स आते हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इन हर एक सेगमेंट को हम इंडिविजुअली भी जानते हैं कि आखिर ये सेगमेंट्स है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डील करती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लोन देना। इनके टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसमें आता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक जैसे कि आरआरबीज आते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स में जैसे आपका एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा जैसे बैंक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज की अगर बात की जाए तो ये प्रोवाइड करते हैं लोन्स, लीजिंग, हायर परचेजेस, जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारी आपकी एनबीएफसी कंपनीज में आता है। नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसे हम डीएफआईज कहते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपका नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एग्जिम बैंक हो गया। ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसके अंडर आते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो ये वो जगह होती है या प्लेटफॉर्म आप इसे कह सकते हैं जहां पर फाइनेंशियल असेट्स जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स की ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पर इनको ट्रेड किया जाता है। अब इनके कंपोनेंट्स में आते हैं मनी मार्केट, जिसमें आप शॉर्ट टर्म फंड जो कि एक साल से कम के ड्यूरेशन के होते हैं उनको डील करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपके ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स का यूज किया जाता है। कैपिटल मार्केट की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा होता है, जैसे कि आपके शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। फॉरेक्स मार्केट की अगर बात की जाए तो ये डील करती है बाइंग एंड सेलिंग के साथ फॉरेन करेंसीज में। और क्रेडिट मार्केट आपकी डील करती है, ये लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल वैल्यू को। यानी कि कोई भी, जैसे कि आपका शेयर हो गया, बॉन्ड है, डिबेंचर है, उसकी जो वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उसको डिफाइन करता है। ये सारे के सारे उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके ट्रेजरी बिल्स, डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब कुछ आपका इसके अंडर आता है। इसका पर्पस होता है टू रेज द कैपिटल, इन्वेस्ट इन सेविंग्स और मैनेज रिस्क। फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइनेंस इंडस्ट्री को टू मैनेज द मनी। इसके एग्जांपल्स में आपके आते हैं बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें डिपॉजिट्स एंड लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज, लीजिंग एंड फैक्टरिंग। क्रेडिट रेटिंग जैसे कि क्रिसिल एंड आईसीआरए, यानी कि ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती हैं कि ये पर्सन जो है या इंस्टीट्यूशन जो भी लोन मांग रहे हैं वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसका पर्पस होता है टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इजी, सिक्योर एंड एक्सेसिबल। ये आपके फॉर्मल सेक्टर में ये सारी चीजें आती हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में।
ये सिस्टम जैसे कि नाम से ही हम इनफॉर्मल बोल रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि आउटसाइड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लोकल होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। इसके कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें मनी लेंडर्स आते हैं, आपके लोकल ट्रेडर्स आते हैं, लैंडलॉर्ड्स आते हैं, चिट फंड्स आते हैं, इंडिजिनस बैंकर्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली लेंडिंग आते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो आपका मनी का ट्रांजैक्शन है, उसको ट्रैक कर पाना ईज़ी नहीं होता है। प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी वैरी करते हैं अलग-अलग सिचुएशंस के ऊपर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिसकी वजह से ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एज़ सच नहीं है। और स्मॉल विलेजर्स या फार्मर्स की अगर बात की जाए, तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जाने में उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत सारी वहाँ पे फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो वो नहीं एलिजिबल हो पाते हैं उन सारी चीज़ों के लिए, और इतने डॉक्यूमेंटेशंस वो पढ़ नहीं पाते। सो जब भी उन्हें फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी तरह की मनी की नीड होती है, तो वो इन सारे कंपोनेंट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर दैन वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएँ। तो ये यहाँ का एक बहुत बड़ा लूपहोल है, जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को वीकन बनाता है, क्योंकि ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और ये बहुत लार्ज पॉपुलेशन में भी है। इसके अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें आते हैं नो फॉर्मल एग्रीमेंट, यानी कि अब इनफॉर्मल वे में आप लोन ले रहे हो या पैसा ले रहे हो, तो उसमें कोई अग्रीमेंट नहीं होता है, सिर्फ वर्बली बातें बोली जाती हैं। इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होती है, क्योंकि वो बैंक के पास नहीं जा रहे होते, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो वो अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सामने वाले को। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन एंड लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, कि जो पर्सन लोन ले रहा है, जिसकी नीड है, उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है थ्रू दीज मनी लेंडर्स या फिर फैमिली, फ्रेंड्स, और जिस भी अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स से वो पैसा लेते हैं, वो उन्हें वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते, जो कि एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग इंडस्ट्री उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पे किसी भी तरह का लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता है। जैसे कि अगर बैंक्स में आपके पैसे को कुछ भी होता है तो बैंक लायबल होता है। बट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, किसी मनी लेंडर या फिर किसी फैमिली या रिलेटिव की तरफ से है, तो वो पूरा का पूरा पैसा जो है, अगर वो आप वापस देने के बाद अपनी ज़मीन को वापस भी लेना चाहते हैं या फिर जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन के लिए रखा है, वहाँ पे कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता है। वो एग्री भी कर सकते हैं कि आपने अपना जो लोन अमाउंट था वो चुका दिया है, या फिर वो उस चीज़ से मुकर भी सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। बहुत तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल टू यू। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।